हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे अगर किसी का ट्रेडमिल टेस्ट नॉर्मल या नेगेटिव आए तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है। ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस किए हैं। पॉजिटिव ट्रेडमिल का सेपरेट हमने वीडियो किया जिसमें पॉजिटिव ट्रेडमिल आए तो क्या इंप्लीकेशंस होते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, इस बारे में बात की। आज बात करेंगे नॉर्मल ट्रेडमिल आता है या नेगेटिव ट्रेडमिल आता है तो उसका क्या मतलब है और उसकी वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। नॉर्मल और इनकॉन्क्लूसिव या नेगेटिव ट्रेडमिल में क्या डिफरेंस है, अगला ट्रेडमिल रिपीट कब करने की ज़रूरत है अगर नॉर्मल आ रहा है तो, और क्या नॉर्मल ट्रेडमिल अगर किसी को आता है तो क्या वैसे भी किसी व्यक्ति को एंजियोग्राफी की ज़रूरत है, इस बारे में बात करेंगे। देखिए, ट्रेडमिल टेस्ट बेसिकली एक स्ट्रेस टेस्ट है जिसमें पेशेंट को पट्टे पर चलने पर बोला जाता है हर स्टेज में ईसीजी चेंजेस कितने आ रहे हैं वो दिखाया जाता है कि हर स्टेजेस के हिसाब से बेसलाइन ईसीजी के कंपैरिजन में कितने चेंजेस आ रहे हैं वो आप असेस करते हो। अगर चेंजेस ज़्यादा हैं तो उसे पॉजिटिव ट्रेडमिल दिया जाता है, अगर चेंजेस नॉर्मल है या नहीं है तो उसे नेगेटिव ट्रेडमिल दिया जाता है। तो नेगेटिव ट्रेडमिल का मतलब ये है कि पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है और उसने कोई भी ईसीजी चेंजेस एक्सरसाइज के दौरान नहीं आए हैं। लेकिन नेगेटिव ट्रेडमिल के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट को टारगेट हार्ट रेट जो है उसका 85% अचीव करना ज़रूरी है। मान लीजिए कि पेशेंट की एज है 40 साल तो उसका टारगेट हार्ट रेट होगा 220 माइनस एज ऑफ द पेशेंट, यानी 40 साल के व्यक्ति के लिए 220 माइनस 40 यानी 180। तो एक्सरसाइज के दौरान उसका हार्ट रेट उस लेवल तक जाना चाहिए या एटलीस्ट 85% उसका अचीव करना ज़रूरी है, यानी 150-160 का लेवल को क्रॉस करना ज़रूरी है। अगर उतना हार्ट रेट नहीं आ पाता है, उतना दौड़ने के या एक्सरसाइज करने के दौरान उसकी हृदय गति नहीं बढ़ पाती है तो इसका मानना या मतलब ये होगा कि ट्रेडमिल टेस्ट में उसने उतना चला ही नहीं है जितना हमें ज़रूरत थी। बेसिकली ट्रेडमिल टेस्ट एक हार्ट का स्ट्रेस टेस्ट है। स्ट्रेस टेस्ट कब होगा? जब व्यक्ति पट्टे पर ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूरी तक और ज़्यादा स्पीड में चल पाएगा। अगर वो चल ही नहीं पाता है तो फिर उस ट्रेडमिल टेस्ट का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि वैसे टेस्ट में रिपोर्ट नॉर्मल अब है या नहीं है आप ज़्यादा कन्विंसिंगली नहीं बोल पाते। ट्रेडमिल टेस्ट की क्लैरिटी इस बात पर डिपेंड करती है, उसके नॉर्मल रिपोर्ट की क्लैरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना व्यक्ति ने एक्सरसाइज किया है। जैसे कैमरा में मेगापिक्सल्स होता है तो जितना ज़्यादा मेगापिक्सल होता है उतनी ज़्यादा क्लैरिटी हम मान के चलते हैं आर्बिट्ररीली। वैसे ही ट्रेडमिल टेस्ट में भी ऐसा है कि कितने मिनट्स आपने अचीव किया उसके हिसाब से आपकी क्लैरिटी होती है कि अगर आपने 2-4 मिनट्स अचीव किया तो वो ट्रेडमिल टेस्ट की रिपोर्ट डाउटफुल है, इनकॉन्क्लूसिव है, ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। वहीं किसी व्यक्ति ने 10 मिनट्स, 12 मिनट्स, 15 मिनट्स अचीव किया है और तब रिपोर्ट अगर नॉर्मल आई है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है, यानी जितने ज़्यादा मिनट्स पेशेंट ने एक्सरसाइज किया बिना ईसीजी चेंजेस के उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। अगर व्यक्ति बहुत कम चल पाता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी रिपोर्ट की बहुत कम होगी। और ऐसे किसी केसेस में कई बार अगर बिल्कुल डाउटफुल केस है या पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं या पेशेंट को बार बार तकलीफ हो रही है तो वैसे केस में हमें एंजियोग्राफी करके चेक करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडमिल टेस्ट का प्रेडिक्टिव वैल्यू खाली 70% है। 30% केस में अगर क्रिटिकल ब्लॉकेज भी हो, यानी 70% से ज़्यादा ब्लॉकेज भी हो तो भी ट्रेडमिल टेस्ट पर मिस हो सकता है। तो ऐसे केस में आपको पता लगाने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको एंजियोग्राफी करके देखना पड़ता है और फाइनल रिपोर्ट या फाइनल डायग्नोसिस उसमें एंजियो के बाद ही बन पाती है। ट्रेडमिल खाली अंदाज के लिए ही होता है कि इसको पॉसिबल है कि नहीं ब्लॉकेज और एंजियो की ज़रूरत है कि नहीं। अगर किसी का ट्रेडमिल नॉर्मल आए तो मान के चलिए कि उसको अगले 4-5 साल तक प्रॉब्लम आने का चांस काफ़ी कम है। फिर भी एंजियोग्राफी के कंपैरिजन में ट्रेडमिल का प्रेडिक्टिव वैल्यू कम है, तो इसलिए अगर व्यक्ति को बार बार पेन हो रहा है तो बार बार ट्रेडमिल करके देखना पड़ सकता है। बार बार सांस का तकलीफ हो रहा है या कोई सिम्टम्स है या कोई रिस्क फैक्टर्स है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, व्यसन, मोटापा, ये सारी अगर किसी को रिस्क फैक्टर्स हैं तो वैसे केस में आपको हो सकता है हर 1-2 साल में भी पेशेंट का ट्रेडमिल करके या बार बार जब भी कभी भी पेशेंट को तकलीफ हो आपको उसका ट्रेडमिल रिपीट करके देखना पड़ सकता है। जो व्यक्ति को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, उम्र भी कम है, तो वैसे केस में अगर ट्रेडमिल नेगेटिव आ जाए तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 35 वर्ष की आयु के बाद हर 5 साल में एक बार अगर आपने ट्रेडमिल करके देख लिया तो सफिशिएंट है। ये खाली इसका पर्पज़ ये होता है कि किसी को ब्लॉकेज वगैरह आ तो नहीं गया है वो देखने के लिए, वो असेसमेंट करने के लिए हम करते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग को मेडिसिन भी स्टार्ट नहीं करते हैं। अगर किसी का ट्रेडमिल नॉर्मल आए और कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है जैसे कि बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल या कोई ब्लॉकेज या कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो वैसे लोगों में दवा भी स्टार्ट करने का ज़्यादा फायदा नहीं है। वैसे लोग को हम जब दूसरी बार सिम्टम्स होता है या बार बार तकलीफ होती है तो ही एंजियो करने के बाद या रिपीट ट्रेडमिल करने के बाद मेडिसिन देना है कि नहीं वो डिसाइड करते हैं। अगर ट्रेडमिल नॉर्मल है और पेशेंट का एफर्ट टॉलरेंस अच्छा है तो वैसे पेशेंट में हम मसल पेन का दवाई या कोई और तरह का
एसिडिटी का दवाई या जो भी पेशेंट को सिम्टम्स है उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देते हैं, पर हार्ट की दवाइयाँ यूजली चालू नहीं करते हैं अनलेस पेशेंट को बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हो कि जैसा मैंने कहा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फैमिली हिस्ट्री, व्यसन है, मोटापा है, ऐसा अगर कोई रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा है पेशेंट को तो वो रिस्क फैक्टर्स कितने हैं उसके हिसाब से पेशेंट को मेडिसिन दी जाएगी। पर नॉर्मल ट्रेडमिल का इसेंशियली मतलब ये है कि ब्लॉकेज होने का चांस कम है और वैसे पेशेंट में गारंटी तो नहीं मान सकते, लेकिन आप एंजियोग्राफी करके अगर कंफर्मेशन नहीं भी करते हैं तो काफ़ी हद तक टाइम चलता है, खासकर तब जब पेशेंट उसमें एडिक्वेट नंबर ऑफ मिनट्स अचीव किया हो। तो अगर पेशेंट 2-5 मिनट्स ही मशीन पर चल पाया हो या फर्स्ट सेकंड स्टेज के बाद मशीन पर से उतर गया हो तो उस टेस्ट की ज़्यादा वैल्यू नहीं है, उस टेस्ट की उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, उस पर उतना रिलाय नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा चल रहा है ट्रेडमिल पर तो फिर हम मान के चल सकते हैं कि पेन हार्ट का होने का चांस कम है, तो वैसे केसेस में हम दूसरे कारणों के लिए ट्रीटमेंट ज़्यादा करते हैं। अगर किसी का ट्रेडमिल टेस्ट बिल्कुल बॉर्डर लाइन है, इक्विवोकल है, यानी चला भी कम है, इसी चेंजेस भी माइल्ड है, लेकिन हाँ पॉजिटिव का क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, तो वैसे केस में कई बार इनकॉन्क्लूसिव ट्रेडमिल टेस्ट भी हम रिपोर्ट करते हैं कि डाउटफुल रिपोर्ट है। तो वैसे केस में अगर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है, सिम्टम्स ज़्यादा है, तो फिर एंजियो करके आपको देखना पड़ेगा। और वैसे केस में अगर प्रोबेबिलिटी कम है, रिस्क फैक्टर्स कम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट बिल्कुल यंग है, प्रॉब्लम होने का अंदेशा भी कम है, ईसीजी में भी कोई चेंजेस नहीं है, इको भी अच्छा है, शारीरिक क्षमता भी कम है, तो वैसे में ना दवा देने की ज़रूरत है, ना एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत है, ना ही कोई फर्दर तुरंत में एटलीस्ट फॉलोअप करने की ज़रूरत है। 5-7 साल में एक बार रिपीट ट्रेडमिल करके देख ले तो चलेगा। तो बेसिकली नॉर्मल ट्रेडमिल आपकी बीमारी को पूरी तरह रूल आउट तो नहीं करता कि कोई ब्लॉकेज नहीं है, पर हाँ क्रिटिकल ब्लॉकेज है या नहीं वो आपको 70-80% श्योरिटी के साथ बताता है। इसको भी आपको बाकी फैक्टर्स के साथ असेसमेंट करना पड़ेगा। आप आइसोलेशन में सिर्फ ट्रेडमिल के रिपोर्ट के बेसिस पर डिसाइड नहीं कर सकते। पेशेंट को रिस्क फैक्टर्स कितने हैं, उम्र कितनी है, उसका ईसीजी में क्या फाइंडिंग्स है, इको में क्या फाइंडिंग्स है, पेन किस टाइप का है, स्टैमिना कितना है, ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना पड़ता है कि पेशेंट को आगे क्या करना है, उसको दवा की ज़रूरत है या एंजियोग्राफी की ज़रूरत है या ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसको डिसीजन उसके बाद ही होता है। सिर्फ आइसोलेशन आप सिर्फ ट्रेडमिल का रिपोर्ट किसी के हाथ में दे दो तो उसके बेसिस पे अगर आप प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं तो गलत होने का चांस ज़्यादा है, और कई बार पेशेंट गलत फुट पे भी फंस जाता है कि अगर ब्लॉकेज है और मिस आउट हो जाता है तो भी कई बार तुरंत पेशेंट को थोड़े दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद हार्ट अटैक बड़ा हो सकता है। तो आज के टॉपिक में हमने नेगेटिव ट्रेडमिल टेस्ट के बारे में बात की कि उसका क्या प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, क्या उसके इम्प्लीकेशंस है। अगर किसी का नॉर्मल ट्रेडमिल आए तो उसको मोस्टली 5 साल में एक बार रिपीट ट्रेडमिल करे तो चलेगा। दवाइयाँ मोस्टली अगर रिस्क फैक्टर्स हो तो देना है, नहीं तो कोई हार्ट की दवाइयों का ज़रूरत नहीं है, खासकर अगर पेशेंट ने अच्छा एफर्ट टॉलरेंस किया है। तो अगर बहुत कम चला है तो फिर वैसे ट्रेडमिल टेस्ट में आपको डाउटफुल रिपोर्ट है तो वैसे केस में हो सकता है कभी कभार एंजियो करने का ज़रूरत भी पड़े। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं हम वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है, और जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। हम अगर अभी रिसेंटली हमने यूट्यूब लाइव भी स्टार्ट किया जिसमें हम ऑनलाइन कंसल्टेशन फ्री ऑफ चार्ज लोगों को दे रहे, तो अगर वो भी हम अपलोड करते हैं या कभी भी वो प्लान करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको तभी मिलेगा जब आप सब्सक्राइब करते हैं या नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर ये सारा कंटेंट में उन्हें ढूंढने में तकलीफ होती है या ये पूरा टॉपिक का डिटेल्स नहीं देखना चाहते हैं, उनके लिए रेगुलर बेसिस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी होता है, वो आप उसे देख सकते हैं। और हमारे चैनल पे सारा कंटेंट जो है प्लेलिस्ट में डिवाइडेड है, जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, अलग अलग टॉपिक्स है। तो जिस तरह का टॉपिक या जो चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस टॉपिक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपसे रिलेटेड ज़्यादा रेलेवेंट कंटेंट मिलेगा बिना ज़्यादा ढूंढने में या बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट करें।